नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस पर। आज हम बात करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर 4 जो कि केमिस्ट्री का है और इस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक एडवर्टाइजमेंट क्या है, हमारा जो इंस्टीट्यूट है एचपी कॉम्पिटिटिव फोकस वो ऑनलाइन बैच शुरू कर रहा है अप्रैल से ये बैच शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे फीस जो कितनी है, हर एक बैच की 2000 फीस है। अगर आप HP टेट JBT के लिए कोचिंग लेते हैं तो आपको 2000 रुपये फीस पड़ेगी। इसी प्रकार HP TGT नॉन मेडिकल टेट और मेडिकल के लिए, साथ में ही आर्ट्स के लिए, तो यहाँ पर भी कितनी 2000 फीस रखी गई। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो JBT के लिए 2000 रुपये, नॉन मेडिकल के लिए 2000 रुपये, मेडिकल के लिए भी 2000 रुपये और आर्ट्स के लिए भी 2000 रुपये। ठीक है दोस्तों। और अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि मान लो किसी का सब्जेक्ट जो है वो कोई वीक होता है, अगर वो उसकी कोचिंग लेना चाहता है, जैसे कि जीके हो गया, जीके में हमारा आर्ट्स में आएगा क्या क्या आएगा, यहाँ पे 60 मार्क्स का जो सोशल स्टडी का सेक्शन है वो आएगा। ठीक है, ये आपको 1000 रुपये का पड़ेगा। अगर आपने 30 मार्क्स का कोई भी कोर्स लेना है तो उसके लिए 500 रुपये। जैसे कि एचपीजीके में क्या आता है, एचपीजीके में जो हमारे पास 30 नंबर का पोर्शन होता है, जहाँ पे हिमाचल प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट अफेयर होता है, साथ में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपको 500 रुपये में। फिर अगर मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स कहाँ पे आता है, जेबीटी टेट में एक सेक्शन होता है मैथ्स का, अगर उसके लिए आपको कोचिंग लेनी है तब भी आपको 500 रुपया फीस होगी। फिजिक्स के लिए 500 रुपया फीस होगी, केमिस्ट्री के लिए 500 रुपया फीस होगी, बॉटनी के लिए 500, जूलॉजी के लिए 500 और इंग्लिश के लिए भी 500। और एक और ऐड कर लें आप यहाँ पे, साइकोलॉजी के लिए भी 500 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कोर्स जो है वो आपके सामने है। और अगर आपको कोई क्वेरी करनी है तो आप हमें इन नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं, ताकि हम आपके सारे के सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा एटम्स के बारे में जान लेते हैं। एटम क्या होता है, यानी कोई भी जो चीज़ है हमारे पास, कोई भी वस्तु है, वो किससे मिलके बनी होती है, एटम से मिलके बनी होती है। एटम जो है वो इस तरह से अरेंज करते हैं कि वह उस चीज़ को, सब्सटेंस को शेप देते हैं। तो हम बोलेंगे कि एटम्स क्या चीज़ है। एटम्स एक फंडामेंटल पार्टिकल है जिससे मिलकर ही कोई भी वस्तु या सब्सटेंस जो है वो बना होता है। ठीक है, अब ये फंडामेंटल है, ठीक है, आइडेंटिकल है, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और इंडिविजुअल भी है। इंडिविजुअल मतलब इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको काटा नहीं जा सकता है। सिंपल सी बात की है, एक फंडामेंटल सब्सटेंस है। ठीक है, अब ये जो जॉन डाल्टन है, इन्होंने परमाणु शब्द की व्याख्या की थी, यानी कि एटम शब्द क्या है इसके बारे में किसने बताया, जॉन डाल्टन ने बताया। कब बताया था, ये बताया था 1808 में। ठीक है, तो आगे है कि एक एटम किस तरह, तो एक एटम इस तरह से दिखाई देता है जिसमें कि क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो है वो ना ही उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि चार्ज कितना होता है। जो हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके पास कितना चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन के पास। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, या फिर उसके मासेस के बारे में भी बात करता है कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, या फिर प्रोटॉन का मास कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज होता है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन के पास सेम एज चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन की तरह, लेकिन वो पॉजिटिव में होता है। तो यहाँ पे देखो लिखा है कि +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब का चार्ज हमारे पास होता है, किसके पास, प्रोटॉन के पास। और न्यूट्रॉन के पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, यानी कि इसके पास 0 चार्ज होता है। अब आगे देखिए मास के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये होता है 9.1 × 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये
बहुत ही कम होता है इसको, इसलिए हम इसको नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं। अब प्रोटॉन के मास के बारे में बात कर रहा है। प्रोटॉन का मास होता है 1.63 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसी तरह अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें, न्यूट्रॉन के मास की बात करें तो वो होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और ये सबसे भारी होता है, यानी कि अगर हम एटम की बात करें तो एटम में सबसे भारी क्या चीज होती है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है वो सबसे भारी होता है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। अब एटॉमिक मॉडल्स, बहुत से साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना अपना एटॉमिक मॉडल्स दिया था। जैसे कि डाल्टन ने एटॉमिक मॉडल दिया 1808 में, थॉमसन जे थॉमसन ने दिया, रदरफोर्ड ने दिया, बोहर ने दिया और स्कॉडिंजर ने दिया। तो इनके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा। क्या करा? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट करा। फिर इन्हें क्या पता लगा? यहाँ पे इन्हें पता लगा कि कोई नेगेटिवली चार्ज्ड चीज होती है एटम में, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो उन्होंने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, वहां से उन्होंने करंट को पास किया, तो देखा कि एक तरफ जो है वो हमें पॉजिटिव मिल रहा है, दूसरी तरफ हमें नेगेटिव चार्ज मिल रहा है। और क्या है? जो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखिए, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। तो जो नेगेटिवली चार्ज, जहां पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट हुआ है, उसको हम बोलते हैं कैथोड, और पॉजिटिव चार्ज वाले को बोलते हैं एनोड। तो ये था जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब ली, उसमें से हाई वोल्टेज पास करी, प्रेशर वहां पे लो रखा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो जो एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने कहाँ पे किया? वैक्यूम में किया, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें? क्या है कि एटम्स मूव करे कहां से कहां तक? नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ, यानी कि नेगेटिव से लेके पॉजिटिव की तरफ हमारे पास एटम्स जो हैं वो मूव करना शुरू हुए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ? ग्रीन लाइट जो है वो एमिट हुई। तो जितने भी हमारे पास नेगेटिव टू पॉजिटिव एटम्स जो मूव कर रहे थे, उनके द्वारा ग्रीन लाइट एमिट की गई, ठीक है। और इसी प्रकार कैथोड रेज, जितनी भी रेज हमें नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज जाने के लिए मिली, उनको हमने बोल दिया कैथोड रेज। क्या बोल दिया उनको? कैथोड रेज बोल दिया। और ये जे थॉमसन द्वारा डिस्कवर की गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जा सकता है कि कैथोड रेज आर डिस्कवर्ड बाय, कैथोड रेज जो है वो किसके द्वारा डिस्कवर की गई? तो ये की गई थी जे थॉमसन द्वारा। किसके द्वारा? जे थॉमसन द्वारा। और इलेक्ट्रॉन की खोज भी इन्होंने ही की। किसने करी? जे थॉमसन। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब ये जो जे थॉमसन का मॉडल है, इसको और क्या क्या बोला जाता है? इसको एक और बात हम यहाँ पे कर लेते हैं कि ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था, ठीक है। अगर नेगेटिव और हमारे पास पॉजिटिव है, ये दोनों चार्ज हमारे पास प्रेजेंट हैं, तो नेगेटिव भी हमारे पास उतने ही होंगे जितने की पॉजिटिव होंगे। तो ये बोला कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इस मॉडल्स को और क्या क्या कहते हैं। तो इसको बोलते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल और वाटरमेलन मॉडल। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जे थॉमसन के मॉडल को क्या क्या कहा जाता है। तो हमारे पास है प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पे कि एनोड रेज, जो एनोड रे, अभी तो हमने कैथोड रे की बारे में बात करी। कैथोड रे किसके द्वारा डिस्कवर किए गए? जे थॉमसन द्वारा, जे थॉमसन। और अगर हम एनोड रेज के बारे में बात करें तो यह डिस्कवर की गई थी ई गोल्डस्टीन द्वारा। किसके द्वारा? ई गोल्डस्टीन द्वारा, ठीक है। अब अगले मॉडल के बारे में बात करते हैं। अगला मॉडल किसके द्वारा है? रदरफोर्ड मॉडल। कौन सा? रदरफोर्ड मॉडल। और ये इन्होंने 1911 में परफॉर्म किया। और इसको क्या क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अब यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे गोल्ड फॉयल का यूज किया गया था, ठीक है। और इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसमें एक्सरे जो है उनका प्रयोग भी किया था। आइए देखते हैं क्या है ये। हमने क्या किया? प्लूटोनियम लिया, प्लूटोनियम, ठीक है, प्लूटोनियम लिया और हमने अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक कराया। किसके?
गोल्ड फॉइल के, ये जो आपको दिख रही है ये है गोल्ड फॉइल, तो गोल्ड फॉइल के बीच में से अल्फा पार्टिकल्स को हमने स्ट्राइक करवाया। और ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं ये इनके पास +2 चार्ज था। कितना? 2 यूनिट बोल सकते हैं, या फिर +2 पॉजिटिव चार्ज, +2 चार्ज। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स को स्ट्राइक करवाया एक गोल्ड फॉइल में से। तो हमें क्या क्या देखने को मिला? तो हमने देखा कि कुछ जो पार्टिकल्स, जो हमारे पास बीम है अल्फा पार्टिकल्स की, वो जो है वो गोल्ड फॉइल को पार कर रही है, गोल्ड फॉइल के आर पार हो जा रही है। और कुछ जो है वो डेविएशन शो कर रही है, डेविएशन यानी कि घूम जा रही है, टर्न हो जा रही है, रिफ्लेक्ट हो जा रही है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास एक रे है, ठीक है, ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, तो ये जो है क्या है, डिफ्लेक्ट हो जा रहा है कुछ एंगल से। या हमने देखा कि कुछ जो है वो डायरेक्टली 180 डिग्री का जो है वो डिफ्लेक्शन ले रही है, ठीक है। तो ये था नॉर्मली। तो इसमें से हमें रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट मिला कि हमने बोला कि जो लाइट्स हमारे पास पार्टिकल जो है अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक कर रहे हैं गोल्ड फॉइल से, जो आर पार हो जा रहे हैं, वहां तो खाली स्थान है, वहां पे रिक्त स्थान है, कोई वहां पे एम्प्टी स्पेस है, तभी जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं वो गोल्ड फॉइल से आर पार हो रहे हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि कहीं पे जो है वो डिफ्लेक्शन हो रही है, डिफ्लेक्शन कुछ एंगल से डिफ्लेक्शन हो रही है पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स, तो वहां पे हमने देखा कि यहाँ पे जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और जहां पे 180 डिग्री का रिफ्लेक्शन ले रही है वहां पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज है, तभी पॉजिटिव चार्ज आपस में टकरा के क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या बोलता है रदरफोर्ड बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज ओनली प्रेजेंट एट द सेंटर, कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के सेंटर में ही प्रेजेंट है, ठीक है। और जबकि नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑल ओवर द एटम प्रेजेंट है। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है कि जितना भी पॉजिटिव चार्ज होता है एटम में वो केवल सेंटर में ही होता है, जहां पे सारा का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। और एक नेगेटिव चार्ज के बारे में बात करी तो नेगेटिव चार्ज जो है वो ऑल ओवर द एटम, यानी कि एटम में हर जगह पे होता है, ठीक है। अब लिमिटेशन भी देख लेते हैं। लिमिटेशन क्या है, किसकी लिमिटेशन? ये जो रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया उसकी लिमिटेशंस। तो बोलते हैं रदरफोर्ड मॉडल वाज नॉट सक्सेसफुल टू डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड जो है वो फेल हो गए थे डिफाइन करने में। क्या डिफाइन करने में? कि एक एटम जो है वो किस तरह स्टेबल रहता है, ठीक है। बोलता है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और प्रोटॉन। ये रदरफोर्ड ने क्या किया? डिस्कवरी की। किसकी डिस्कवरी की? यहाँ पे न्यूक्लियस की और प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। तो ये बात अब भी आपको ध्यान में रखनी है कि प्रोटॉन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? ये करा गया हमारे पास रदरफोर्ड द्वारा, ठीक है। अब रदरफोर्ड को और क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फिजिक्स का फादर भी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हु इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स? तो वो है रदरफोर्ड, ठीक है। और एटम इज स्फीरिकल स्ट्रक्चर एंड पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट द सेंटर एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द पॉजिटिव चार्ज लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। तो बोलता है कि हमारे पास एटम में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और उसी पॉजिटिव चार्ज के आसपास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो घूमते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम मॉडल भी बोलते हैं। क्योंकि जिस तरह सूरज के चारों ओर प्लैनेट्स घूमते हैं उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ घूमते हैं, इसीलिए इसको सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसको हम सोलर सिस्टम मॉडल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे है नील बोहर। बोहर ने भी इन्होंने एक मॉडल दिया और इन्होंने बताया कि एटम के अंदर क्या होता है? सेल्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो मान लो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास एटम्स है, सेंटर में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसके बाद हमारे पास सेल बने होंगे जिसको हम KLMN सेल बोलेंगे। तो एक
एक सेल की बाउंड्री डिसाइड होती है और उसी में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। और हर एक सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये घूम रहे हैं, उसको बताने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया जिसको हम 2n² कहते हैं। क्या कहते हैं, 2n² कहते हैं, जहां पे n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, जिस सेल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखो इन्होंने सेल को डिवाइड किया KLMN, इस तरह से उन्होंने बोला कि सेल्स होते हैं। तो K जो है उसको हम सेल नंबर 1 कहेंगे, L को सेल नंबर 2 बोलेंगे, M को 3, और N को 4 बोलेंगे। इस तरह आगे 5, 6, 7 आगे यह चलता रहेगा। और फॉर्मूला इसने दिया कि एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 2n² हो गया। अब पता कैसे लगाना है, जैसे कि 2n² है, अब हमने मान लो बात करनी है कि K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो K के लिए हमारे पास कितना नंबर है, एक नंबर है, तो हम लिखेंगे 2 × 1²। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि K सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं। इसी तरह अगर हम L सेल के बारे में बात करें तो L हमारे पास n = 2 आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 आ जाएगी, यानी कि हमारे पास L सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं या रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह M और N के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। M में 18 इलेक्ट्रॉन्स और N में 32 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं, आइए देखते हैं जे थॉम्सन के बारे में बात कर रहा है। जे थॉम्सन 1856 से लेके 1940 तक इनका समय रहा और ये एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। ठीक है, ब्रिटिश थे, ये भी आपकी ने बात याद में रखनी है कि पूछ लिया जा सकता है कि जे थॉम्सन जो थे वो क्या थे। तो एक ये ब्रिटिश से ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। कब दिया गया? ये इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया, फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया 1906 में। और किसके लिए? इन्होंने क्या किया? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कार्य था जे थॉम्सन का, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला 1906 में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। जे थॉम्सन के जो पोस्टुलेट थे, या फिर हम बोलेंगे कि जे थॉम्सन ने क्या क्या बात करी, आइए देखते हैं। बोलता है एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। बोलता है कि एटम जो है उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो वहां पे उस पॉजिटिव चार्ज के आसपास होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है द नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इनकी जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा एक एटम में। ठीक है, सो द एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसीलिए एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि अगर मान लो एक एटम है हमारे पास, उसमें -2 चार्ज है, ठीक है, तो उसी में +2 चार्ज भी होगा और ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और हमारा एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं रदरफोर्ड। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये है रदरफोर्ड। इनका समय 1871 में इनका जन्म हुआ था और 1937 में इनकी डेथ जो है वो हो गई थी। और ये कहाँ पे पैदा हुए थे? ये पैदा हुए थे स्प्रिंग ग्रुप में। ठीक है, और इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स बोला जाता है। ये हमने पहले बात कर ली। अब इन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया। इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया 1908 में। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों व्यक्ति जैसे कि जे थॉम्सन हो गए, रदरफोर्ड हो गए, इन दोनों को क्या मिला है? नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, और किस काम के लिए मिला? एक तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। इन दोनों के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अब ये नोबेल प्राइज कौन देता है? नोबेल प्राइज कौन देता है? ये एक कंट्री है, हम बोलते हैं स्वीडन। स्वीडन नाम की कंपनी
कंट्री जो है वो नोबेल प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करती है। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया और अल्फा पार्टिकल जो है वो +2 चार्ज उसके पास होता है एक अल्फा पार्टिकल के पास। ठीक है, ध्यान में रखनी है कि रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या बोला, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी, ज्यादातर जो स्पेस है एक एटम में वह खाली है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। यानी कि जब हमने क्या करा, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया तो हमने देखा कि पार्टिकल जो है वो फॉइल के आर पार हो जा रहे हैं, यानी कि उनको कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है, हम बोल सकते हैं कि डिस्टरबेंस के लिए कोई भी पार्टिकल या फिर कोई भी एटम जो है वो, या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसी से हमें पता लगा कि क्या है, जो एटम है उसके बीच में खाली स्पेस, बहुत सारा खाली स्पेस होता है। फिर उसने बोला वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पाथ, बोला कि कुछ पार्टिकल जो है वो अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गए, और ये हमें बताता है कि वहां पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज जरूर है। वहां पे कहाँ पे, एटम के बीच में, एटम के बीच में पॉजिटिव चार्ज जरूर है। ठीक है, फिर बोला ए स्मॉल फ्रैक्शन, बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हुए 180 डिग्री, और जहां जहां 180 डिग्री से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए वहां पे हमें पता लगा कि पॉजिटिव चार्ज है, वहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom। यही बात हो गई कि बहुत ही कम जगह पे पॉजिटिव चार्ज है, जहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे ये हमने गोल्ड फॉइल ले ली, और यहाँ पे हमने अल्फा पार्टिकल्स जो है वो गोल्ड फॉइल से पास करवाए। तो यहाँ पे इस तरह से आप देख रहे हैं डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। देखो ये जो है 1 1, ये जो है सीधी गोल्ड फॉइल को पार करके, अल्फा पार्टिकल जो है वो गोल्ड फॉइल को पार करके यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे क्या है, एम्प्टी स्पेस है। जितने भी हमारे पास अल्फा पार्टिकल जहां जहां से स्ट्राइक करेंगे वहां वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एम्प्टी स्पेस देखने को मिलेगा। अब जहां पे डिफ्लेक्शन हुई, जैसे कि ये है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुई, यहाँ पे भी हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन हुई। तो जहां पे डिफ्लेक्शन हुई, थोड़ी सी डिफ्लेक्शन हुई, कुछ एंगल की डिफ्लेक्शन हुई, वहां पे हम बोलेंगे कि जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज से टकराए और डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, और अगर हम बात करें कि 180 डिग्री डिफ्लेक्शन शो हुई, तो हम बोलेंगे कि वहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है। तो ये 3 केसेस जो हैं इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगते हैं। ठीक है, अब आगे है नील बोहर। नील बोहर ये जो व्यक्ति हैं ये नील बोहर हैं 1885 से लेके 1962 तक। ठीक है, और इन्हें भी नोबेल प्राइज दिया गया। कब दिया गया, 1922 में। 1922 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, और इनका काम क्या था, इन्होंने बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो कैसा होता है। यानी कि हमारे पास ये एक एटम है, यहाँ पे बीच में सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेल्स में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड दिस पॉजिटिव चार्ज इन सेल्स। ठीक है, और इन्होंने और क्या क्या काम किया, थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, इन्होंने बुक्स लिखी। फिर एटॉमिक थ्योरी और द डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, ये सब काम किया गया है नील बोहर द्वारा। तो ये भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि एक एटम होता है, बीच में पॉजिटिव चार्ज होती है जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। फिर सेल्स होते हैं, के सेल हो गया हमारे पास, L M N, और इनके बीच में ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में पता लगाने के लिए फॉर्मूला है 2n², जहां पे n क्या होगा, नंबर ऑफ सेल होगा, कि कौन सा नंबर है सेल का जहां पे हमने इलेक्ट्रॉन्स का पता करना है। ठीक है,
अब उसके बाद ये जो बोल रहा है कुछ रूल्स दिए गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन ए सेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n स्क्वायर। इसके बारे में हमने बात कर ली। 2n स्क्वायर से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला है कहाँ पे, एक सेल में। ठीक है, इसके बारे में हमने बात कर ली है। उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। ये बोल रहा है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो होगा किसी भी सेल का, वहां पे मैक्सिमम नंबर कितने होंगे इलेक्ट्रॉन्स के, 8 होंगे। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो एक और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन ए गिवन सेल अनलेस द इनर सेल आर फिल्ड। अब ये क्या बोल रहा है, ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास एक सेल है, ये दूसरा सेल है। तो ये हम बोलेंगे कि सेल नंबर 1 है, ये हमारे पास 2 है। अब सेल नंबर 1 में 2n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2। और उसी प्रकार सेल नंबर 2 के बारे में बात करते हैं तो 2n स्क्वायर फॉर्मूला लगा के हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 8। तो यहां से हमें पता लग रहा है कि पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरे में 8 होंगे। अब ये बोल रहा है कि सबसे पहले फर्स्ट नंबर वाला सेल फिल होगा, फिर जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा तब नेक्स्ट सेल जो है वो फिल होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पहले सेल में हमारे पास आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स और पहले सेल में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये हो गया कंप्लीटली फिल्ड। अब जो इलेक्ट्रॉन फिल होंगे वो होंगे दूसरे सेल में। तो यहाँ पे दूसरे सेल में कितने, 8, मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 जो है दूसरे सेल में फिल्ड हो गए, कंप्लीटली फुली फिल्ड हो गया। अब जो है इलेक्ट्रॉन्स अगले सेल में फिल होंगे। तो यही बात इसने करी कि सबसे पहले इनर सेल फिल होंगे, फिर उसके बाद आउटर सेल जो हैं वो फिल होंगे। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन के लिए बताया गया है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो फिल हो गया। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिल हो गए। और जो हमारे पास पहला सेल है वो भी फुली फिल्ड हो गया। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो नेक्स्ट सेल में फिल होंगे। तो देखो लिथियम में यहाँ पे दिया गया है, ये जो है हमारा पहला सेल कंप्लीटली फिल हो गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, नेक्स्ट सेल में फिल हुआ है, ये देखिए। इसी तरह बेरिलियम, बोरोन, कार्बन और जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। जैसे आर्गन की बात करें, ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला सेल कंप्लीटली फिल्ड है, दूसरा कंप्लीटली फिल्ड है, फिर तीसरे का नंबर आया। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो सब सेल में फिल होते हैं। सबसे पहले इनर सेल जो है वो फिल होगा, उसके बाद आउटर सेल की बारी आएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं हाइड्रोजन। और यहाँ पे एलिमेंट्स के नेम दिए गए हैं, सिंबल्स दिए गए हैं, एटॉमिक नंबर दिया गया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। साथ में ही इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन KLMN सेल्स में है। ठीक है, और लास्ट में दिया गया है बैलेंसी। तो देखिए हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 1 है। न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 1 भी न्यूट्रॉन्स नहीं होता है हाइड्रोजन में। बात ध्यान में रखनी है कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसमें कि 1 भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। और K सब सेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन। अब इसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो ये सबसे पहले K सेल में भरा जाएगा और उसके बाद 1 ही इलेक्ट्रॉन है तो K शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और बैलेंसी कितनी है, 1। ठीक है, इसी तरह हीलियम के बारे में बात करते हैं। हीलियम एटॉमिक नंबर 2 है, प्रोटॉन्स इसमें 2 हैं, न्यूट्रॉन्स 2 हैं, इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं। और K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे और ये K शेल में 2 ही सेल जो हैं वो फिल हो 2 ही इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। ठीक है, और इसकी बैलेंसी कितनी है, 0।
अब बैलेंसी क्या होती है? किसी भी सेल में अगर मान लो हमारे पास कोई सेल है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए और जितनी जगह बच गई इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए वो हमारे पास बैलेंसी आ जाती है। ठीक है, जैसे कि हम बात करेंगे के सेल की। के सेल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। अगर मान लो ये 2 में से सिर्फ एक ही भरा गया और एक हमारे पास खाली रह गया, तो जो खाली रहा है हमारे पास सेल, वो उसकी क्या होगी? बैलेंसी हो जाएगी। तो एक सेल यहाँ पे यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास भरा नहीं गया है, वही उसकी बैलेंसी हो जाएगी। ठीक है, अब हीलियम के बारे में बात करते हैं। हीलियम में के सेल में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन्स भर चुके हैं, तो हमारे पास बैलेंसी 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम और एग्जाम्पल लें, जैसे कि मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के पास कितना एटॉमिक नंबर होता है? 8 इलेक्ट्रॉनिक नंबर होता है। उसके बाद प्रोटॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। उसी प्रकार न्यूट्रॉन कितने होते हैं? 8। इलेक्ट्रॉन्स भी 8। अभी 8 जो हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है सेल्स में, तो हमें पता है के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 आते हैं, ये फुली फिल्ड है। ठीक है, अब बाकी बचे इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल होंगे? एल सेल में फिल होंगे। तो एल सेल में टोटल 8 फिल हो सकते हैं और ऑक्सीजन के बचे कितने हैं? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो फिल हो जाएंगे एल सेल में। और कितने बच गए? 2 बच गए, तो वो आ गई हमारे पास बैलेंसी। तो इस प्रकार से बैलेंसी जो है वो निकाली जाती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं वो आपको देखने हैं और अगर आपको कुछ पता न लगे तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बैलेंसी की। द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यानी कि जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेल में भरे जा चुके हैं और जितना भी खाली जगह बची है उसको हम बैलेंसी बोल देंगे, या फिर हम बोल देंगे कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो भी बैलेंसी हुई। ठीक है, आगे है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो जितने भी प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस में, एक एटम की न्यूक्लियस में, उनको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। और एटॉमिक नंबर किससे डिनोट किया जाता है? यह जेड से डिनोट किया जाता है। ठीक है, सो द एटॉमिक नंबर इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो हम बोलेंगे कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब बढ़ते हैं आगे। मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड द न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या है? मास नंबर इज इक्वल्स टू सम ऑफ, सम किसका किसका? प्रोटॉन्स का प्लस न्यूट्रॉन्स का। तो यो आ गया हमारे पास मास नंबर। अब कोई भी एलिमेंट है, जैसे मान लो हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन और इसके जो हमारे पास नीचे लिखेंगे कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में, वो होगा इसका एटॉमिक नंबर, और ऊपर जो लिखेंगे हम उसको बोलेंगे मास नंबर, इस तरह से। ठीक है, तो H नीचे आ जाएगा हमारे पास Z यानी कि एटॉमिक नंबर, ऊपर आ जाएगा A यानी कि मास नंबर। A जो है वो मास नंबर होता है, यानी कि मास नंबर को हम डिनोट करते हैं A से। ठीक है, आगे प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक साथ हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एटम की न्यूक्लियस में। ठीक है, आगे है आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं? A number of atoms of some element have been identified which have the same atomic number but different mass number। अब हमने कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी खोजे हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, एटॉमिक नंबर तो क्या होगा? सेम होगा, बट उनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट होगा। क्या होगा? मास नंबर डिफरेंट होगा। तो हम उनको क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से? एक H11,
एक H12, एक H13, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसका क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, लेकिन जो हमारे पास मास नंबर है, मास नंबर जो है वो अलग अलग है। देखो यहाँ पे हमारे पास 1 है मास नंबर, यहाँ पे मास नंबर 2 है, और यहाँ पे मास नंबर 3 है। तो ये क्या हो गए, ये आइसोटोप्स हो गए। किसके आइसोटोप, आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। यही बात यहाँ पे करी गई है। आगे और एग्जांपल्स देखो, कार्बन है हमारे पास, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 12 है। इसी तरह एक और हाइड्रोजन होता है, एक और कार्बन होता है। क्या होता है, कार्बन होता है, जिसका कि एटॉमिक नंबर 6 है और मास नंबर 14 है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों आइसोटोप्स हैं। किसके आइसोटोप, कार्बन के आइसोटोप। और इसी तरह अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन के भी आइसोटोप्स होते हैं, जैसे कि C1735, C1737। यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरह हम बोलेंगे कि आइसोटोप्स आर डिफाइंड एज द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर होगा, क्या होगा, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, उसको हम बोलेंगे आइसोटोप्स। अब आगे बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन क्या है, सिंस द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट आर द सेम, नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर। बोलता है कि ये जो आइसोटोप्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनकी प्रॉपर्टी सेम ही होती है, लेकिन कुछ केसेस में इनकी प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट होती है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और इनका यूज भी किया जा सकता है। जैसे कि एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज ए फ्यूल। तो यूरेनियम का एक आइसोटोप जो है वो फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। कौन सा फ्यूल, न्यूक्लियर रिएक्टर का, जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है, ठीक है। फिर आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट का एक आइसोटोप है जिसका यूज हम कैंसर की ट्रीटमेंट में करते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर की बीमारी हो जाए और उसकी सर्जरी करनी पड़े, ठीक है, ट्रीटमेंट करनी पड़े, तो हम कोबाल्ट का आइसोटोप यूज करते हैं। और इसी तरह एक और आइसोटोप ऑफ आयोडीन, आयोडीन का आइसोटोप यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर। ग्वाइटर एक प्रकार की बीमारी होती है जो कि आयरन की डिफिशियंसी के कारण, आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण होती है, और उसका इलाज हम कर सकते हैं आयोडीन का आइसोटोप यूज करके, ठीक है। अब है हमारे पास आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, इस तरह हमने पढ़ा कि आइसोटोप्स में हमने देखा कि सेम एटॉमिक नंबर होगा, बट डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट मास नंबर होगा, ठीक है। अब इससे उल्टा होगा आइसोबार्स में इससे उल्टा होगा, जैसे कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार्स। जैसे कि अब हम यहां पे बात कर रहे हैं आइसोबार की। आइसोबार में क्या होगा, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, लेकिन सेम क्या होगा, मास नंबर। जैसे कि बात करें हम ऑर्गन का एग्जांपल लेते हैं और कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का 20 है, लेकिन इन दोनों का मास जो है वो सेम होता है 40। और इसी तरह हम बात करेंगे कार्बन और नाइट्रोजन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। और अगर हम बात करें मास नंबर की, तो कार्बन का मास नंबर हमें 14 भी देखने को मिलता है, और उसी तरह नाइट्रोजन का मास नंबर भी 14 देखने को मिलता है। तो यहां पे हमें पता लग रहा है कि सेम क्या है, मास नंबर है, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पे आर्गन है, यहाँ पे कैल्शियम है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। तो ये दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। आर्गन अलग है, कैल्शियम अलग है। कार्बन
आर्गन अलग है, कैल्शियम अलग है, कार्बन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, लेकिन इनका जो मास नंबर है वो क्या है, वो सेम है। यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है। दूसरे केस में बात करें, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे भी 14 है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं इनके एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर इनका डिफरेंट है, और यही आइसोबार बोलता है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स किसके डिफरेंट, अलग अलग एलिमेंट्स होने चाहिए विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर अलग हो बट सेम मास नंबर, परंतु उनका मास नंबर जो है वो सेम होगा, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोबार्स बोलते हैं। और एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यहां पे हमने देखा, एक फिर से देख लेते हैं थोड़ा सा। बोल रहा है क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन गोज टू जे थॉमसन एंड, यहां पे आएगा हमारे पास रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की चैडविक ने। ये भी आपको ध्यान में बात रखनी है, चैडविक ने करी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, और अगर हम बात करें न्यूट्रॉन की तो वो करी चैडविक ने। फिर उन्होंने जे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पे हैं, पॉजिटिव स्फीयर जो है उसमें घिरे हुए हैं, उससे घिरे हुए हैं। जैसे कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और ये हमारे पास एटम है, तो ये एक स्फीयर है, इसमें हमें इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। फिर रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की और न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। उसके बाद रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम प्रपोज्ड दैट अ वेरी टाइनी न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इनसाइड द एटम, कि बहुत ही छोटी न्यूक्लियस जो है वो एटम के अंदर होती है, जिसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, ठीक है। फिर नील बोहर ने बोला कि किस तरह जो है वो एटम का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से सेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका फॉर्मूला 2n² दिया। फिर जेम्स चैडविक, इन्होंने क्या बोला कि न्यूट्रॉन एक और फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि जो कि एटम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहां पे हमें पता लगा कि एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, कितने हैं, 3 हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन जो है वो उनके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। सेल्स किस तरह डेजिग्नेटेड किए जाते हैं, KLMN, इस तरह से। फिर बैलेंसी क्या होती है, बैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास भरने को रह गए हैं उसको भी हम बैलेंसी बोल सकते हैं। और बैलेंसी होती है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, एक एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी, ठीक है। उसके बाद है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। तो एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। तो एक एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसी को हम बोल देते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। आगे है मास नंबर ऑफ एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स आपको पता है, बात करी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। तो किसी एटम का मास नंबर क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, मास नंबर। उसके बाद आइसोटोप्स के बारे में बात करी कि ऐसे एटम्स जिनका ऐसे सेम एलिमेंट्स जिनके पास एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। फिर आइसोबार्स क्या होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे जिनका अलग अलग एटॉमिक नंबर होगा लेकिन सेम मास नंबर होगा, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फिर एलिमेंट्स आर डेफिनेटली डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे पोजेस, ठीक है। अब बात करते हैं फिर से हमारे जो ऑनलाइन बैच है उसके बारे में। JBT HP JBT TAT
जेबीटी टेट के लिए कोर्स है उसकी फ़ीस है 2000, HP नॉन मेडिकल के लिए 2000 फीस है, HP टेट आर्ट्स के लिए 2000 फीस है, मेडिकल के लिए भी 2000 फीस है। और अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ना चाहते हैं तो हर एक सब्जेक्ट की 500 रुपये फीस है। ठीक है, तो अगर आपको एनरोल करना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों नंबर कॉलिंग नंबर हैं और व्हाट्सएप पे भी आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।